कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना और टीकाकरण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से घंटे भर बाद 11 बजे 2 अहम बैठकें करने जा रहे हैं। तो कोरोना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अहम बैठकें बुलाई हैं और इन्हीं बैठकों में हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, किस तरीके से मेडिकल सुविधाएं हैं, टीकाकरण को लेकर कहां तक बात पहुंची है, कहां कहां वैक्सीनेशन की कमी है, सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। विस्तार से और जानकारी के लिए सीधा चलेंगे हिमांशु मिश्रा मेरे से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इन बैठकों का? देखिए, सबसे पहली जो बैठक होनी है 11 बजे नवजोत, वो कोरोना को लेकर जो रिव्यू मीटिंग है, पूरी सिचुएशन को लेकर मीटिंग है। इसमें हाई लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ नीति आयोग के अधिकारी रहेंगे। और जो पीएम ने 11 रिव्यू कमेटीज बनाई थी कोविड को लेकर, उनके सभी सदस्य रहने वाले हैं। और शाम 5 बजे जो है साइक्लोन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है साइक्लोन को लेकर। और एनडीएमए के अधिकारी और जिस जगहों को ये साइक्लोन इफेक्ट कर सकता है, वहां के सभी टॉप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअल बैठक करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वो मैदान में है और अपने सभी अधिकारियों और अपने मंत्रियों के साथ जो है वो बैठक करेंगे। चाहे वो कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर रिव्यू मीटिंग हो या फिर साइक्लोन को लेकर प्रिपरेशन की मीटिंग हो। हिमांशु, देखिए अहम, हालांकि बिल्कुल दोनों बैठकें काफी अहम है जैसा जिक्र आप भी कर रहे थे, लेकिन देखिए कोरोना को लेकर जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी, बैठकें तमाम हो रही हैं, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। लेकिन इस बैठक से उम्मीद हम लोग क्या कर सकते हैं, आम जनता क्या उम्मीद करे, खासतौर पर वैक्सीनेशन के मामले में? देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर क्या आगे प्रिपरेशन हो रही है, ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर रिव्यू भी करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो जो केसेस हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों ने जो है वो लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसकी वजह से केसेस कुछ कम आ रहे हैं, उसको लेकर भी बिल्कुल चर्चा होगी। और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर या मेडिकल इक्विपमेंट हैं, दवाइयां हैं, इनको लेकर जो है वो भी रिव्यू मीटिंग होगी कि उसकी सप्लाई को और कैसे स्मूथ किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पहले से ही कोशिशों में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि भारत बायोटेक के साथ कई कंपनियां जो है वो करार कर रही हैं, लेकिन करार एक अलग चीज है, उसका प्रोडक्शन कब शुरू होगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सारी चीजें जरूर रिव्यू मीटिंग के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी ऑफिसर्स हैं और मंत्रालय हैं के अधिकारी हैं उनसे इसके ऊपर नजर बनाए रखिए। हिमांशु, लौटेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कल कोरोना से जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत कोरोना से जंग जरूर जीतेगा। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की चोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लॉकडाउन का असर साफ साफ नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर हम दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के मामलों में लगातार कमी ही देखी जा रही है। तो दिल्ली में फिलहाल जो नया आंकड़ा है वो है 9,000 के नीचे। महाराष्ट्र के नए मामलों की बात करें 40,000 से कम, वहां पर भी नए मामले सामने आए हैं। और यूपी में पिछले 24 घंटे में 16,000 से कम केसेस देखने को मिले हैं। तो ये ताजा आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का। राहत की सांस जरूर ले सकते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी के लोग। हालांकि लॉकडाउन का साफ साफ असर यहां पर देखने को मिल रहा है।
तो कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। खासकर 18 से 45 ईयर्स तक की उम्र के यानी कि 18 प्लस वालों के टीका लगने में लगातार देरी हो रही है। दिल्ली की बात करें तो इस वर्ग को टीकाकरण फिलहाल रोक दिया गया है और इसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। तो ये कारण है कि 18 to 44 में जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनकी संख्या थोड़ी कम है। कोविशील्ड की अभी हमारे पास 8 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस मौजूद है। वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक भी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में, हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी। सीधा चलेंगे, मेरे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से हैं, मुस्तफा मुंबई से, सुशांत दिल्ली से मौजूद हैं। सुशांत, जिस जगह आप खड़े हैं तस्वीर जरा वहां की भी दिखाइए और क्या हालत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बार बार ये कह रही है कि कोवैक्सीन के सेंटर्स हमने बंद कर दिए हैं, 18 प्लस वालों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, कोविशील्ड का स्टॉक भी बहुत कम है। देखिए नवजोत, जिस तरीके के हालात हैं दिल्ली के अंदर, वैक्सीनेशन का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। 140 सेंटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से माने तो बंद कर दिए गए हैं। कोवैक्सीन का ये सेंटर है गांधीनगर में, 2 दिन पहले जो है वो शुरू हुआ था और महज 100 के आसपास ही यहाँ पर वैक्सीनेशन, 100 से 150 लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है। ये बताइए सर, नोडल ऑफिसर है हमारे साथ, सर कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, क्या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का मानना है कि वैक्सीनेशन जो है वो काफी हद तक कम है। यहाँ पर 5 साइट है जिसमें से केवल 1 साइट चल रही है और उस 1 साइट के लिए 150 लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था कर रखी है। क्या प्रॉपर वैक्सीनेशन आपके पास आ रहा है? प्रॉपर अभी 1 साइट के लिए आ रहा है, 5 के लिए नहीं आ रहा है, जो कि 5 अलॉटेड है। 5 अलॉटेड है, आप देख सकते हैं कि 5 अलॉटेड हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही सेंटर पर जो है वो वैक्सीनेशन हो रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 100 के आसपास ही, यहाँ पर 150 के आसपास डोजेज जो है वो उनको मिली हुई है, लेकिन इससे ज्यादा डोजेज जो है वो नहीं दी जा रही है। सर ये बताइए, हमारे साथ गांधीनगर के विधायक साहब भी हैं। विधायक साहब, सेंटर के लिए 5 जगह अलॉट है, एक ही अलॉट जो है वो हो पा रहा है, लोगों को परेशानी आ रही है, बुकिंग नहीं मिल पा रही है। नहीं, मैंने सीडीएमओ से बात की है, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात की है कि जब 5 जगह अलॉट था तो केवल एक ही कमरे में क्यों किया जा रहा है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 5 जगह अगर शुरू हो जाएगा तो काफ़ी लोगों को कोवैक्सीन लग जाएगी, ये मेरा मानना है। ये दिक्कत तो यहाँ पर लोगों को ये भी आ रही है कि लोगों को जिस विधानसभा में उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, यूपी से लोग अलग अलग इलाकों के अंदर आ रहे हैं, यहाँ भी तो कमी आ रही है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी कमी है और जिस तरीके से स्लॉट का सिस्टम है ये खत्म कर देना चाहिए। और मेरा अपना मानना ये है कि इसको पिन कोड के आधार पर कर देना चाहिए कि अगर गांधीनगर का व्यक्ति अगर अप्लाई करे तो उसको गांधीनगर का सेंटर मिलना चाहिए, अगर कृष्णनगर का आदमी अप्लाई करे तो कृष्णनगर का सेंटर मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है, लेकिन सरकार की ओर से अव्यवस्था भी है। ये मैंने एक ऑर्डर, ऐसी दिक्कतें, बिल्कुल सुशांत, ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अब नहीं पहुंचा। लौटती हूँ आपके पास शिवेंद्र, इस बीच आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नंबर्स कम हैं वो राहत देने वाले जरूर हैं, लेकिन चिंता की तस्वीरें भी आज तक लगातार दिखा रहा है। आप खुद उन तमाम गाँव का जायजा लेकर आए हैं जहां पर हालात बहुत खराब हैं। देखिए नवजोत, चिंता की सबसे बड़ी बात यही है कि
अभी सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। भले ही लॉकडाउन की वजह से और दवाइयों की थोड़ी सप्लाई और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होने की वजह से नंबर्स कम हो गए हों, लेकिन बड़ी चुनौती गांव और कस्बों के वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए भी अभी नहीं सामने आ पाए हैं और जिनके जो केसेस हैं उनको भी ठीक से सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, चाहे उनको टेस्टिंग की बात हो या इलाज दिए जाने की बात हो। और पंचायत चुनाव के बाद ये खतरा लगातार बढ़ा हुआ था और जिस तरह के दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं कस्बों में, गाँव में, आसपास के जिलों में, वो बहुत डराने वाले हैं। और इससे अगर सरकार ने ठीक से नहीं लड़ाई की तो इसका नतीजा बहुत गंभीर भी हो सकता है। सरकार का दावा है कि पीएचसी और सीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों पर सारी चीजों की व्यवस्था की गई है, लेकिन हकीकत जब हमने जानने की कोशिश की तो बहुत जगह बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। और ये शुरू से रहा है कि गांव में और छोटे कस्बों में सरकार का बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं जाता, पहले शहर पर केंद्रित रहता है। इतना केंद्रित होने के बावजूद शहरों की हालत ये जब इतनी बदतर हो गई थी, तो ऐसे में गांव में अगर जरा सी भी चूक सरकार से हुई तो क्या माहौल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तर प्रदेश ज्यादातर गांव वाला देश है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 97,000 राजस्व गांव है उत्तर प्रदेश में और 97,000 गांवों को एड्रेस करना, उनके अलावा जो छोटे और गांव हैं, कस्बे हैं, छोटे जिले हैं, उनको भी एड्रेस करना बड़ी चुनौती है। और सरकार की जो योजना अभी दिखती है उसमें बहुत सारी चीजें जमीन पर हकीकत नहीं दिखती। भले ही नीति आयोग ने तारीफ कर दी हो, भले ही WHO ने कह दिया हो कि यहाँ अभियान चला रखा है, लेकिन एक तस्वीर लगाने से और एक जगह की बात बताने में से पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो जाती। और यही हकीकत है। और इस चुनौती से अगर ठीक से लड़ाई नहीं की गई तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और ये चिंता की बड़ी बात है। बिल्कुल तस्वीरें हम वो भी लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं, उन गांव की, उन लोगों की बात भी सुनवा रहे हैं जो जहां तक टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है, उनको पता ही नहीं कि टेस्टिंग होनी कैसे है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सवाल कोविशील्ड के 2 डोज के बीच वक्त बढ़ाने पर भी उठ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 1 या फिर 2 हफ्ते का वक्त बढ़ा देने से वैक्सीन की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो भी निर्णय लिया गया है वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है और जो अभी यूके से एविडेंस आया है साइंटिफिक, उसके हिसाब से अगर 3 महीने दिया जाता है, 3 महीने का अंतराल दिया जाता है 2 डोजेस के बीच में, तो बचाव जो है पहली डोज के बाद बचाव 65 से लेकर के 80-85% तक रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 1 महीने 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो 1 ही महीने का डेफर हुआ तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे देश में DNA वैक्सीन कैडिलाजाइडस की है, वो मोस्ट लाइकली जून के एंड में या जुलाई के बिगिनिंग में आ जानी चाहिए। उसके अलावा एक mRNA वैक्सीन हमारी भारत की भी है, जो अंदाज़ा है कि अगस्त के एंड या सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में आ जानी चाहिए और ये उतनी अच्छी रहेगी जितनी फाइजर और मॉडर्ना की है। तो इस क्षेत्र में 3-4 स्तर पे काम चल रहा है जिससे कि ये वैक्सीन आ सकें। सीधा चलेंगे मुंबई। मुस्तफा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, आप कहां हैं और वहां के वैक्सीनेशन सेंटर का हाल भी हमें दिखाइए। जी बिल्कुल नवजोत, वैक्सीनेशन मुंबई में जो है वो आज के दिन और कल के दिन सैटरडे संडे 2 दिन बंद रखा गया है। मंडे से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, वो भी जो है रजिस्ट्रेशन और वॉक इन लोगों के लिए है। सेकंड डोज जो है काफी हद तक डिले हो गया है, जैसे कि हम अभी दिखा रहे थे दर्शकों को कि जो डिफरेंस है उसको बढ़ाकर 12 वीक्स कर दिया गया है। लेकिन यूके से ये रिपोर्ट आ रही है कि एस्ट्राजेनेका का जो अब वैक्सीनेशन का पीरियड था उसको कम कर 8 वीक्स कर दिया गया, क्योंकि वहां पे एक नया वेरिएंट है। तो इस चीज को लेकर के लोगों में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है कि जो लोग सेकंड डोज लेने के लिए इस वीक में आने वाले थे, अब उनको और 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा इस वैक्सीनेशन के लिए। और साथ ही साथ अब सिर्फ 45 प्लस के फर्स्ट डोज ही बचे हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन दिए जाने हैं, क्योंकि 18 to 44 के लिए सरकार वैक्सीनेशन बंद कर चुकी है और सेकंड डोजेस जो है वो 1 महीने से डिले हो चुके हैं। तो अब सिर्फ एक ही कैटेगरी बची है। मंडे के दिन देखना पड़ेगा कि कैसा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि सेकंड वेव से अभी महाराष्ट्र बाहर निकल ही रहा था। वैक्सीनेशन में लोग ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखा रहे थे, लेकिन शायद रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से इतने ज्यादा लोग वैक्सीन का फायदा नहीं ले पा रहे। जाहिर सी बात है, नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस बीच हम ये भी बताएं कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत जारी है। बीजेपी ने आज केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए ऑक्सीजन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आज से 1 हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी उसको रिपोर्ट में कैद किया है
और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा एलएमओ और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलकर हमारी मदद की, हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। भारत में वैक्सीन संकट बहुत बड़ा है। आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन की उतनी उपलब्धता नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक ही देश की पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का सपना पूरा हो सकता है। भारत में वैक्सीन के बीच संकट के बीच कल रूस की स्पुतनिक वी की पहली डोज भी लगा दी गई है। हालांकि अगले हफ्ते ही स्पुतनिक वी बाजार में आएगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। दीपक सापरा जी, ये पूछना चाहूंगी कि गुड न्यूज आया है, स्पुतनिक वी इंडिया में आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा, वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? स्नेहा, ये स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक भी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में, हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। Today is a historical day for both India and Russia. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा, इसमें संदेह है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज है। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे सेंटर बंद करने पड़ गए हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये जो अंतराल बढ़ाया गया है उसका कारण ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सोचें, अभी तक हमने 19 करोड़ डोजेस दी हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ को 2 डोजेस मिली हैं, बाकी 17 करोड़ लोगों को। महीने में जो सिंगल डोज वाले हैं जिनको कोविशील्ड मिलती है, करीब 6-6.5 करोड़ डोजेस का है। तो जिनको भी मैं दे रहा हूँ उसको दूसरी डोज तो देनी पड़ेगी। मैंने खाली 1 महीना डिले करने वाली बात करी, तो इतने बड़े देश के लिए 6 करोड़ डोज या 60 मिलियन डोजेस कोई खास मायने नहीं रखती हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हमें असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैक्सीन की कमी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमें मान लीजिए 100 करोड़ का या 50 करोड़ का या 30 करोड़ का फर्क पड़ता तो मानने की बात थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारी जो
जनसंख्या है उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो एक ही महीने का डेफर हुआ तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन वाली चुनौती जब भारत के सामने है तब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक और ऑक्सीजन से जंग लगातार जारी है, लोग सांस के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो सियासत और गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और राजधर्म की नसीहत दे डाली। हाथों में फाइल लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी एक सवालों का जवाब दे रहे हैं। कोरोना काल में पार्टी के सबसे सक्रिय नेता से पूछताछ की इन्हीं तस्वीरों ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया और अब कांग्रेस इस बहाने सीधे मोदी सरकार पर हमले कर रही है। देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। दरअसल कोरोना के दौर में जब मरीजों के इलाज के लिए मारामारी मची है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनों की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो इस दौर में कुछ लोग मददगार बनकर आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी रहे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें श्रीनिवास या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं पहुंचाते दिखे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनिवास बीवी से जानना चाह रही है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां आई कहां से, कहीं मदद के नाम पर कालाबाजारी तो नहीं की गई। पुलिस ने दीपक सिंह के नाम कोई व्यक्ति ने पीएल डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट ने नहीं कर पा रहा है काम, ये लोग कैसे कर रहा है, ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं मदद करने में करके। तो पुलिस का उनका फोन आए, लोग आए, मैंने उनको बता दिया हमने किस तरीके से माध्यम से कर रहा है, तो कैसे उनको सारे चीज समझा दिया। बाद में वो लेटरहेड में भी वो लोग मांगा है तो हमने दिया, रिटर्न रिप्लाई मांगा है हमने, उसमें भी हमने उनको रिटर्न पे देंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान नहीं देंगे। श्रीनिवास बीवी ने क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन इस कार्रवाई ने कोरोना काल में नए सियासी टकराव का आगाज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल के इस ट्वीट के बाद पार्टी के तमाम नेता श्रीनिवास बीवी के पक्ष में उतर आए और कांग्रेस सरकार पर रेड राज का आरोप लगाया। जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड राज, रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। उधर कांग्रेस के इन हमलों के बीच दिल्ली पुलिस की दलील है कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह नाम के शख्स की याचिका पर पुलिस को दवाओं के अवैध वितरण को लेकर नेताओं की जांच करने को कहा है। बीजेपी नेता भी महामारी के दौर में कालाबाजारी को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है, जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी। वैसे ही परसों
एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेके चली गई। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आज रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने बयान देकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी जी इसको करवा रहे हैं, ये इसकी मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक दिलीप पांडे से भी पूछताछ कर चुकी है। दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों की मदद करने में सक्रिय थे। अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में आए हैं, जिसे लेकर केंद्र पर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।